Hello students. Today we are going to discuss about a new chapter in chemistry of standard 11th. The chapter name is, as you can see, is chemical bonding. So let us just wait and think about what is chemical bonding. कि chemical bonding है क्या? हम लोग ने इतने साल केमिस्ट्री पढ़ा है, राइट? और वैसे भी जनरली भी इन नॉर्मल डेज में नॉर्मल लाइफ में भी आप लोग को पता है कि बॉन्डिंग मतलब किसी दो चीज़ के बीच में अट्रैक्शन होना, राइट? यस और नो? किसी दो चीज़ के बीच में अट्रैक्शन होना, उसको हम बॉन्डिंग कहते हैं। उसी तरह हम केमिस्ट्री में कह सकते हैं कि जो एटम्स या आयंस जो डिफरेंट केमिकल स्पीशीज़ के बीच में जब बॉन्ड बनता है, यानी कि उन दो स्पीशीज़ के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से दो मॉलिक्यूल साथ में मिलके कंपाउंड बन जाते हैं, इसको हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को साथ में होल्ड करता है, ओके, वो एटम्स भी हो सकते हैं या आयंस भी हो सकते हैं इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड. सो लेट अस से अगेन what is chemical bonding? The force of attraction, okay, which holds constituents, atoms or ions together in different chemical species is called chemical bond. yes or no? और ये बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉन्ड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. पहला है आयनिक बॉन्ड, जो आप लोग ये कुछ बॉन्ड्स आप लोग फेमिलियर होंगे, लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो पहला बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डेर वाल्स इंटरेक्शन. नाउ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली आपके जो इम्पॉर्टेंट बॉन्ड से रिलेटेड है, आपको इनकी डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना जानना है कि इनमें से जो आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटालिक बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कहलाते हैं. ओके, इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा खैर आयनिक बॉन्ड में होता है. उसके बाद धीरे धीरे हम बाकी चीज़ों का भी, बाकी बॉन्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे. लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डेर वाल्स इंटरेक्शन होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं. ओके, वो वीक बॉन्ड होते हैं. बट लेट अस जस्ट थिंक अबाउट कि ये केमिकल बॉन्डिंग होती ही क्यों है? क्योंकि ऑक्टेट रोल कंप्लीट करने के लिए. यस और नो? यानी कि आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है? आयनिक बॉन्ड होता क्या है? जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली अगर मैं आयनिक बॉन्ड पे फोकस करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, राइट? कैसे हो रहे हैं? हम लोग ने लोअर क्लासेस में पढ़े ही हैं. ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम देखें, ओके, और क्लोरीन देखें, इन दोनों, ओके, ये दोनों एलिमेंट को देखें या उनके एटम के स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का 17 है. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है और क्लोरीन का 287 है, राइट? अब इसका हम एटम बनाएंगे. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं क्लोरीन और सोडियम का एटम बना रही हूँ, राइट? और यहाँ पे क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 है और नेक्स्ट में 1. यहाँ पे पहले में 2, दूसरे में अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 और नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पे क्योंकि सोडियम को अपना ऑक्टेट यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वेरेस क्लोरीन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. इसीलिए ये दोनों साथ में बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे. क्यों? क्योंकि इनके दोनों का फ़ायदा है इसमें. ये सुनो, दोनों का फ़ायदा है कि नहीं? कैसे? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और खुद क्या बन जाएगा? 2,8 बन जाएगा. जब वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो वो Na+ बन जाता है क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया. ओके, और क्लोरीन क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, वो 288, उसका न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 है, यानी कि Cl-, यानी कि Na ने
एक इलेक्ट्रॉन अपना माइनस करके क्या बना, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके क्या बन गया, Na प्लस। वेरस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना, Cl माइनस। एक नेगेटिव चार्ज एंट्री हो गई ना, इसकी एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है, ये दोनों एक साथ कैसे जुड़ते हैं। इन दोनों में वैसे देखो कभी भी हम लोग आयनिक बॉन्ड में कभी आपने देखा नहीं होगा कि हम इन दोनों के बीच में एक लाइन बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग डायरेक्टली इसको NaCl लिखते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में है ना, Na और Cl के बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए आयनिक बॉन्ड को हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये बेसिकली या मेन फोकस क्या है, बॉन्ड क्यों बनते हैं। अगर मैं लिखूं, मैं अगर ये क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, बॉन्ड क्यों बनते हैं, देखिए डेफिनेशन अपनी जगह, चैप्टर के टॉपिक के ऊपर में इतना डिस्कस करने की वजह यह है कि आप लोग वजह समझो कि ये बॉन्ड क्यों बनते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बन क्यों रही है, या बॉन्ड क्यों बनते हैं। तो रीज़न आउट क्या करोगे आप लोग, पहला टू अचीव व्हाट, ऑक्टेट रूल। इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे के, देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 है, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट किया। तो पहला रीज़न हम क्या देंगे, टू अचीव व्हाट, टू अचीव ऑक्टेट रूल। ओके, सेकंड क्या होगा, और क्यों बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्टेट रूल हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं ना, नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन लेना पसंद कर रहे हैं एलिमेंट्स। ओके, तो ये भी आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी पाने के लिए, यानी कि टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। व्हाट, टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो आप लोग पूछेंगे ये क्या कह रही हो मैम आप, मैं कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं कह रही हूँ। जैसे कोई भी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में अगर मैं कोई चीज़ यहाँ रखती हूँ तो वो घूम के इधर ही आएगा नीचे, लेकिन कोई चीज़ मैं पहले से नीचे रखती हूँ, जैसे ये पेन ही देख लो आप, ऊपर रखती तो नीचे गिराऊंगी तो नीचे गिरेगा, राइट, लेकिन नीचे ही है तो वो स्टेबल है, ऊपर है तो अनस्टेबल, इसलिए वो नीचे आना पसंद करेगा। तो लाइफ में भी या इस दुनिया में भी हर कोई स्टेबिलिटी पाना चाहता है, उसी तरह यानी कि अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहता है। कोई भी चीज़ ऊपर होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, नीचे आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। अगर मैं इसको ग्राफ के तौर पे आपको बताऊं, ठीक है, अगर मैं ग्राफ के तौर पे बताऊं, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, राइट। यहाँ पे बेसिकली हम क्या बताना चाहेंगे कि कैसे जो एटम्स हैं, ओके, कैसे उनके बीच में जो रेडियस है इन्फिनिटी तक जा सकती है रेडियस, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आप कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी कोई भी चीज़ यहाँ से स्टार्ट करिए, ये रेडियस है, राइट। हाँ, तो सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अब हम कह रहे हैं कि कोई चीज़ ज़्यादा डिस्टेंस पे जा रही है। तो ये ग्राफ आप लोग के बुक में दिया गया है। तो यहाँ ये बताया गया है कि ये जो दो बन रही है रेडियस है ये R0, और यहाँ पे ये वाला ग्राफ दिया गया है। बेसिकली ये ग्राफ ये बता रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है क्योंकि नीचे जा रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो ये, मैक्सिमम तो यहाँ पे था, है ना। और यहाँ पे देखो रेडियस जब इन्फिनिटी तक जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, रेडियस जब इन्फिनिटी पे जा रही है, रेडियस इन्फिनिटी पे जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, जितना दूर जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है कि
कभी भी केमिकल जो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड है, जो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये ग्राफ आपके बुक में दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड है उसका सेकंड पॉइंट क्या है? टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी, टू लोअर potential energy of the system, potential energy of system. I hope you have understood. Okay, ये दो एटम्स के बीच में कैसे बॉन्डिंग हो रही है उसका ग्राफ आपके बुक में दिया गया। इतना डिटेल में आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं हम लोग। देखो, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड का डिस्कस करूँ, ओके, तो यहाँ पे की पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आप लोग ये पढ़ चुके हैं तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आयनिक बॉन्ड इज़ बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे बेसिकली आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ये सुनो, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम कैटायन कहते हैं, राइट। पॉजिटिव आयंस को हम कैटायन कहते हैं और नेगेटिव आयंस को हम एनायन कहते हैं। आई होप यू नो दिस। ओके, तो ये की पॉइंट्स थे जो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ यहाँ पे और टॉपिक डिस्कस करने वाली बात यह है कि ये जो बेसिकली जो ये लैटिस एनर्जी वाली बात आती है, ये एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। तो बेसिकली जो लैटिस फॉर्मेशन होता है, जो आयोनिक बॉन्ड बनता है, जब उसके लैटाइसिस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम लोग ने सॉलिड स्टेट चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे उसको, तो उसमें भी एनर्जी लगती है। देखो, अगर हम कोई चीज़ का कैटायन बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? लो आयनाइजेशन एनर्जी, कैटायन यानी कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। व्हाट आर कैटायंस? आप लोगों को मैंने अभी बताया कि सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, कैटायन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बेसिकली क्या हो रही है? यहाँ पे एनर्जी लग रही है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने, इसी को तो हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही कि देना पड़ रहा है? निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ रहा है, इसीलिए कैटायंस का लो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, क्योंकि इजीली निकल जाती है एनर्जी, लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, रिलीज़ नहीं होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। प्लीज़, हाँ, ये की पॉइंट्स है। और एनायन में इलेक्ट्रॉन्स लिया जाता है। क्लोरीन देखो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है कि नहीं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स लिया जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ज़्यादा है। ओके, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू टेक एन इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है? लैटिस एनर्जी। तो जब ये कैटायन और एनायन कंबाइन हो रहे हैं, ओके, लैटाइसिस बना रहे हैं, ओके, तो क्या बन रहा है? एनर्जी यहाँ भी रिलीज हो रही है। तो अगर मैं समरी करूँ, अगेन मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि देखिए एनर्जी टर्म्स के बारे में डिस्कस कर रही हूँ ना, ये सुनो, क्या डिस्कस कर रही हूँ? एनर्जी टर्म्स, क्योंकि ये आप लोगों को आगे यूज़ हो रहा है। बेसिकली आयनिक बॉन्ड में जब मेटल, ओके, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ओके, तो क्या बनता है? एम प्लस, यही तो हुआ। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और Na प्लस बना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस टाइप के एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। ये सुनो, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इस केस में मिनिमम होती है। ये सुनो, ज़्यादा लगती नहीं है, ओके। और नॉन मेटल के केस में, ये तो मेटल के केस में था, लेकिन अगर हम बेसिकली नॉन मेटल्स, जो अक्सर नॉन मेटल, क्लोरीन, फ्लोरीन, वो लोग क्या होते हैं? वो लोग क्या करते हैं? नॉन मेटल्स बेसिकली क्या करते हैं? जैसे कोई भी एक एक्स नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एक एनायन बनते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है कि ये सुनो, इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो रही है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमेशा एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, ओके। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस केस में इस वजह से मैक्सिमम होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी कैटायंस में मिनिमम होती है, और क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल के केस में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो मैक्सिमम होती है। थर्ड पॉइंट,
यही मेटल और यही नॉन मेटल मिलके क्या बनने वाले हैं? एक कंपाउंड बनेंगे MX, यानी कि यही M, जो मैंने यहाँ M लिया समझो, M प्लस था मेरा, ये M प्लस था और ये X माइनस है, ये दोनों मिलके, ये जो कैटाइन्स और एनाइन्स मिलके, मैंने क्या कहा, लैटिस एनर्जी बनती है ना। दोनों को जोड़ने के लिए लैटिस एनर्जी लगती है, दो एनायन और कैटायन को जोड़ने के लिए लैटिस एनर्जी लगती है, और ये जो एनर्जी होती है ये भी रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी यूज़ हो रहा है कैटाइन्स और एनायंस को जोड़ने के लिए? लैटिस एनर्जी। और ये देखो, ये दोनों ना ये गैशियस स्टेट में था, ये भी गैशियस स्टेट में। यहाँ पे मेटल पहले तो सॉलिड स्टेट में रहता है, लेकिन वंस इट लूजेस इज इलेक्ट्रॉन्स, तो बेसिकली फोकस करो कि ये गैशियस और गैशियस स्टेट में है, और यहाँ पे ये भी गैशियस स्टेट में बन रहा है। और यहाँ पे यूज़ क्या हो रहा है कैटायन और एनायन को जोड़ने के लिए? लैटिस एनर्जी। और यहाँ पे भी एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज़ हो रही है। तो टर्म्स याद रखिए, आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज़ होती है, और लैटिस एनर्जी में भी एनर्जी रिलीज़ होती है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड की बात करें, आप लोगों के टेक्स्ट बुक में कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ दी हैं और डिफरेंस दिए हैं। आई वांट यू ऑल टू राइट इट इन अ टेबल फॉर्मेट, ओके, एंड मेक नोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मेकिंग नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो और भी टॉपिक्स हैं जैसे आइसोमेरिज्म वगैरह, ये सब प्रॉपर्टी ये नहीं शो करता है आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि ये आइसोमॉर्फिज्म शो करता है। ओके, आइसोमॉर्फिज्म शो करता है, जहाँ पे आपको डिटेल में नहीं जाना है, कुछ नहीं, बस सिमिलर फार्मूला होता है और साइज़ नियरली सेम होता है। जैसे NaCl और KCl, उनका सेम स्ट्रक्चर है, क्यों लैटिस स्टेम है उनका, क्योंकि सोडियम और KCl में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, और अगर और भी डिस्कस करो आयनिक बॉन्ड्स के बारे में, टाइप ऑफ रिएक्शन उनका आयनिक रिएक्शन का फास्ट होता है, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी, ये कुछ टॉपिक्स हैं आप लोगों के टेक्स्ट बुक में, ये आप लोग डेफिनेशन वाइज लर्न कर सकते हो। कोई आप लोग डेफिनेशन लिख के उसको लर्न कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेन फोकस आप लोग को पढ़ना है लैटिस एनर्जी के ऊपर। व्हाट इज़ लैटिस एनर्जी? जैसे मैंने कहा कि टायर और एनायन को जोड़ने के लिए ओके लैटिस एनर्जी लगती है, और ये लैटिस एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डायरेक्ट मेथड से नहीं, एक इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। और वो इनडायरेक्ट मेथड कुछ नहीं बल्कि क्या है? बॉर्न हेबर साइकिल। क्या है? बॉर्न हेबर साइकिल। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, व्हाट इज़ बॉर्न हेबर साइकिल? ओके, तो ये बॉर्न हेबर साइकिल कुछ नहीं, इट्स द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, या हम कह सकते हैं कि कैसे हम कैटायन और एनायन को जोड़ने के लिए एनर्जी जो टोटल चाहिए उसको हम कह सकते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। ओके, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे हमें यहाँ पे किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी? हीट ऑफ फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, राइट, डेल्टा HF जिसको कहते हैं। ओके, सो ये सब हम डिस्कस करेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन प्योर एंड स्टेबल स्टेट। जो प्योर एंड स्टेबल स्टेट में है ना, ये डेल्टा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो डेल्टा HF को डिफाइन हो रहा है यहाँ पे। क्या है डेल्टा HF? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज when 1 mole of compound is from its elements in pure and stable state. What does it mean? प्योर और स्टेबल स्टेट क्या होगा इसका? जैसे सोडियम सॉलिड में होता है ना, बाद में गैशियस में टर्न हो जाता है, ठीक है, बाद में हम लोग उसको गैशियस आइटम स्टेट से कर लेते हैं, लेकिन प्योर स्टेट ऑफ सोडियम तो सॉलिड होता है। और क्लोरीन गैस होता है ना, क्लोरीन रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? गैस होता है। लेकिन इन दोनों को जोड़ के एक लेटाइस बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं NaCl, राइट, और वो भी सॉलिड स्टेट में होता है। तो ये पूरा बनने के लिए देयर इज डेल्टा HF। व्हाट इज दिस? हीट ऑफ फॉर्मेशन, और इसको दूसरा नाम दिया गया है बॉर्न हेबर साइकिल। तो बेसिकली जो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मूला है sublimation energy दिया, SE stands for sublimation energy. This formula is given in your textbook, you can write it in detail. SE stands for sublimation energy, I stands for ionization enthalpy or ionization energy, D stands for dissociation energy divided by 2, and then you have electron affinity and lattice energy. Now students,
I have given you all one example, and the same example is given in your textbook. See, there's a formula, there's a sum wherein Na plus Cl2 gives NaCl, यानी कि obviously Na और Cl क्या बॉन्ड बना रहे हैं, NaCl बॉन्ड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, NaCl बॉन्ड बना रहे हैं, ये सुनो। ये बॉन्ड बनाने के लिए क्या लग रहा है हम लोग को, डेल्टा HF। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले हम लोग को सोडियम को अपने किस स्टेट में लाना है, ओके, गैशियस फॉर्म में लाना है, क्योंकि सोडियम सॉलिड है, ये सुनो, उसको गैशियस फॉर्म में लाना है। फिर क्या करना है, उसके लिए हमें क्या लगेगा, सब्लिमेशन एनर्जी, ये सुनो, उसके लिए हमें सब्लिमेशन एनर्जी लगेगा। उसके बाद उस सोडियम से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी भी पॉजिटिव होती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी पॉजिटिव होती है। तो चलो इस तरीके से हमें किसका क्या मिला, Na+, यानी कि पहले हमने सोडियम को गैशियस फॉर्म में टर्न करके सब्लिमेशन एनर्जी दे के क्या बनाया, सोडियम Nag बनाया, ठीक है। अब ये Nag तो मतलब गैसियस फॉर्म में बन गया। अब इस गैसियस फॉर्म से हम आइसोलेटेड गैसियस एटम से क्या निकाला है, इलेक्ट्रॉन निकाला, इसी को तो हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और वो भी पॉजिटिव होती है। ये मैंने बताया था, जब भी एनर्जी लेते हैं तो उसको पॉजिटिव कहते हैं, और जब भी एनर्जी रिलीज होती है, इन केस ऑफ जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए वो नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लोरीन आइटम, यहाँ 2 क्लोरीन, इसलिए हम क्लोरीन को अलग करेंगे। उसके लिए हमें, या बैलेंस करने के लिए मैंने हाफ लगाया, ओके। तो इन दोनों को हम अलग करेंगे, इसलिए डिसोसिएशन एनर्जी लगती है, ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी, और डिवाइड बाई 2 क्योंकि फॉर्मूला में हाफ लगाया इसलिए। और ये भी पॉजिटिव होता है क्योंकि एनर्जी यहाँ पे भी क्या हो रही है, दी जा रही है। नेक्स्ट है, क्योंकि हमें कोई चीज़ को डिसोसिएट करना है तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी, येस और नो, येस। नेक्स्ट, डिसोसिएशन एनर्जी देने के बाद इस क्लोरीन को अब हमने 2 में से 1 कर दिया है ना, डिसोसिएट कर दिया, एक कर दिया। तो एक क्लोरीन को अब हमें क्या करना है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। वो तो एक एनायन है ना, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। अब ये गैशियस फॉर्म में तो है ही, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे के हम इसको Cl- बनाएंगे। अब क्या होगा, इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने क्या कहा था, एक कैटायन और एनायन को जोड़ने के लिए कौन सी एनर्जी लगती है, लैटिस एनर्जी। बस लैटिस एनर्जी लगा के देखो, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या लग रही है, यहाँ पे क्या लग रहा है, ये क्या है, लैटिस एनर्जी। ये लैटिस एनर्जी, ओके, ये भी नेगेटिव होती है, ये भी नेगेटिव होती है। इसीलिए फॉर्मूला में आप लोग नोटिस करोगे, सब्लिमेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव लिया गया है, इवन डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव लिया गया है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लिया गया है, और लैटिस एनर्जी माइनस। और ये सब जोड़ के क्या बनता है, ऑब्वियसली हमारा डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि एक कंपाउंड फॉर्मेशन होने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, उसको डेल्टा HF बोलते हैं। और अब ये सम्स आएगा कैसे, एग्जाम में इन कोई भी टर्म में से एक टर्म नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल लैटिस एनर्जी नहीं दिया जाएगा पर्टिकुलर सम में, ये सुनो, फिर क्या होगा, लैटिस एनर्जी नहीं देने की वजह से हम उसको फाइंड आउट करेंगे और बाकी के उन लोग वैल्यूज़ दे देंगे। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखो, इन सबको ऐड करके आपको क्या मिलेगा, लैटिस एनर्जी, सॉरी डेल्टा HF ना। उसी तरह Mg का एक क्वेश्चन दिया, क्योंकि Mg + O2 गिव्स MgO, ये तो आप लोग को पता ही है, Mg + O2 गिव्स MgO। लेकिन ये बना कैसे, इतना सिंपल तरीके से नहीं बना। पहले Mg को सॉलिड स्टेट से गैशियस एटम, अब यहाँ पे मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, +2 है, तो ऑब्वियसली दो क्या निकले हैं इसके, मैग्नीशियम का 282 है, यानी कि पहला एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो पहले सब्लिमेशन एनर्जी से उसको गैसियस फॉर्म में लेंगे आप, पहले आयनाइजेशन एनर्जी 1 लगाएंगे। आप लोगों को पहले मैंने सिखाया ना कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो आयनाइजेशन एनर्जी 1, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी 2। तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 लिया, ठीक है, और Mg2+ बना, राइट, ये सुनो, वेरी गुड। इसके बाद आपको क्या करना है, उसी तरह ऑक्सीजन को पहले डिसोसिएट करना है। ऑक्सीजन को आप लोग डिसोसिएट करिए, क्या बनेगा, ऑक्सीजन को डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी प्लस में होता है ना। तो उसको हम लोग ऑक्सीजन अलग अलग करेंगे, ये सुनो, एक ऑक्सीजन गैशियस है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगेगी 1, फिर एक और O-, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, ये तो मैंने पढ़ाया था आप लोग को। अब इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि ये दोनों आयन Mg2+ और MgO-, इन दोनों को Mg2+ और O2- को जोड़ के
ये जोड़ने के लिए, ये दोनों एनायन और कैटायन को जोड़ने के लिए कौन सी एनर्जी लगती है? लैटिस एनर्जी, जो नेगेटिव होती है। और क्या बनेगा हमारा? MgO। ओके, एंड ये पूरा एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो क्या है हमारा? डेल्टा HF। तो इसी तरह आप लोग को वैल्यूज़ दिए जाएंगे, आप लोग को बस सम करना, और ये आप लोग का एक होमवर्क है। आई विल चेक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जबकि ये जो लैटिस एनर्जी बेसिकली है किस पर डिपेंड करता है? देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, लेकिन फिर मैं शॉर्ट में बताऊं तो लैटिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन। ओके, और लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा एक पर्टिकुलर एटम का, जैसे सोडियम का चार्ज Na+ है, Na, और मैग्नीशियम का Mg+2 है, तो किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली Mg+2 की। उसी तरह लैटिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी? जिसकी साइज़ कम होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए आप लोग को ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। इन्होंने NaF दिया, MgF2 और AlF3। सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किस कंपाउंड को बनाने में लगी होगी? सबसे ज़्यादा देखो, सबसे पहले आप लोग क्या देखिए कि सोडियम देखिए, मैग्नीशियम देखिए, एल्यूमिनियम। सबसे बड़ा कौन है? ऑब्वियसली एल्यूमिनियम। तो मैंने यहाँ क्या कहा था? जितना साइज है ना बड़ा, यहाँ पे देखो फ्लोरीन सेम है, फ्लोरीन सेम है, तो एनायन तो हमारा सेम है, एनायन तो सेम है, तो उस पर तो कोई वो असर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चार्ज का डिफरेंस है। क्या? Na का चार्ज प्लस है, मैग्नीशियम का +2 है, और एल्यूमिनियम का +3 है। यहाँ पे चार्ज अलग अलग है, ये सुनो, चार्ज अलग अलग है, तो सबसे ज़्यादा चार्ज जिसका, लैटिस एनर्जी उसकी ज़्यादा। उसी तरह यहाँ पे देखिए, ये कंपाउंड देखो, Na2O ये कंपाउंड है, MgO और Al2O3। यहाँ पे भी O कॉमन है, एनायन कॉमन है, तो एनायन को भूल जाओ, कैटायन को कंपेयर करो। Na+, यहाँ पे क्या चार्ज है इसका? Na का प्लस चार्ज है, Mg का +2 चार्ज है, Al3, तो किसका ज़्यादा चार्ज है? इसका है। तो इस तरीके से आप लोग कंपेयर करके लैटिस एनर्जी का, है ना, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, यानी कि सम बॉर्न हेबर साइकिल पे भी आ सकता है, और इस तरीके से एप्लीकेटरी टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, अब मैं एक नया चीज़ अभी डिस्कस करने वाली हूँ। बेसिकली ये टॉपिक होगा, मैं डिस्कस जो करने वाली हूँ, फजान्स रूल है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। जो बेसिकली फजान रूल होता क्या है? ओके, फजान रूल इज नथिंग बट व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस इज, कोई भी आयनिक बॉन्ड में थोड़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है? देयर इज सम कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, दिस इज नोन एज फजान। भैया ने ये रूल बनाया था और ये फजान रूल कहलाया गया था। तो ये जो होता है, आप लोग तो जानते हो कि एक पर्टिकुलर एटम जो होता है इस तरीके से नहीं होता है, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। जैसे ये कैटायन है, कोई समझो एक सोडियम का कैटायन है, तो इसके अंदर सब पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से होगा, एनायन में ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, ये सुनो। तो ये क्या होता है? ऑब्वियसली जो एनायन होता है अपना डिफॉर्म होके, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म होके कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, और इस वजह से उसका शेप बिगड़ जाता है ना। तो ये जो कैटायन का पोलराइजिंग पावर, यही तो हम कैटायन का पोलराइज, यानी कि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, हम पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन, ओके, ये इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले याद रखिए, व्हाट इज़ फजान रूल? इट इज़, वी आर डिस्कसिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, एंड हियर बेसिकली जो फजान रूल है वो हम दो चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो उसका कैटायन का पोलराइजिंग पावर, कि कैटायन कितना उसको पोलराइज कर सकते हैं एनायन को, और एनायन का पोलराइजेशन होने की ताकत, कितना पोलराइजेशन वो हो रहा है, ठीक है। तो पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैटायन का पोलराइजिंग पावर। देखो कैटायन क्या होता है? जो ऑब्वियसली देता है ना, पॉजिटिव होता है खुद, है ना। तो जो कैटायन होता है ऑब्वियसली एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना चाह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पोलराइजिंग पावर होता है, यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कैटायन का पोलराइजिंग पावर। जो सबसे पहले डिपेंड होता है साइज ऑफ कैटायन। जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा।
यहाँ देखिए लिथियम सबसे छोटा है, सोडियम, अब देखो ना लीना के रफ से फरियाद, तो लीना के रफ से फरियाद में लिथियम सबसे छोटा, अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे फिर सोडियम बड़ा, तो अकॉर्डिंग टू साइज़ यहाँ पे देखिए पोलराइजिंग पावर भी बढ़ रहा है, और जितना पोलराइजिंग पावर बढ़ा उतना उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर उस पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा है। तो ये कंपैरिजन देखो नीट जे लेवल में भी ये आता है। चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन जितना बड़ा पोलराइजिंग पावर उतना बड़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना बड़ा है। तो ये नोट्स आप लोग लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग मेंशन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं आप लोग को पीडीएफ बना के दे दूँगी, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कोवेलेंट कैरेक्टर और किस पे डिपेंड करता है, चार्ज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ कैटायन। नॉट ओनली दैट, जो पोलराइजिंग पावर होती है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि वो कैटायन जो है, ये एक टर्म यहाँ पे है PNGC। व्हाट इज़ PNGC? सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। व्हाट इज़ सीडो? सीडो मतलब फॉल्स। यहाँ पे देखिए आप लोग नोटिस करते सकते हो कि जो भी यहाँ पे याद रखने वाली बात है, याद क्या रखना है आप लोग को, जो भी NH2 NP6 ND10 वाले जो वो होते हैं एलिमेंट होते हैं, जैसे कॉपर, यहाँ पे देखिए आप इसका कॉपर 29 होता है ना, 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक तो 10 हो गए, फिर 3s2 3p6 3d10 4s1, ये सुनो। तो जब कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम, तो ये क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इसका, आउटरमोस्ट ऑर्बिट का क्या बनेगा, 3s2 3p6 3d10। देखो NS2 NP6 3d10, ये n कितना भी हो सकता है, 4s2 जैसे इसका आप लोग नोटिस कर सकते हो, कॉपर के बाद क्या आता है, नीचे कॉपर के क्या आता है, सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड, तो ये 4s2 4p6 4d10, 5s2 5p6 5d10, यानी कि ये जो NS2 NP6 ND10 वाले जो कॉन्फ़िगरेशन के कंपाउंड होते हैं ना, वो सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहला जाते हैं, और इनका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, और इसीलिए आप लोग को इसको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। तो इस टाइप के कंपाउंड्स के क्या है, PP ज़्यादा होता है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसके अलावा कौन, कॉपर के अलावा CU AG AU याद रखना, कौन आगे आया, कौन आगे आया, ऐसे याद रख लो, कौन आगे आया, निमोनिक। तो ये तो वही कैटायन की पोलराइजिंग पावर। ओके, लेकिन एनायन खुद को क्या कर रहा है, पोलराइज कर रहा है, तो एनायन की पोलराइजेशन पावर होगी, तो वो भी ऑब्वियसली साइज ऑफ एनायन पे डिपेंड करता है। जितना एनायन का ज़्यादा होगा, साइज ज़्यादा होगा, उतना पोलराइजिंग पावर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। ये थोड़े टर्म्स है बेटा, आप लोग को लर्न करना पड़ेगा। ओके, चार्ज ऑफ ऑन एनायन ज़्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं। तो फजान रूल को अगर हम समाप्त करेंगे तो वो किसके पर डिपेंड करता है, फजान रूल। हम फजान रूल में क्या पढ़ते हैं बेसिकली, फजान रूल में हम पढ़ रहे हैं क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर, यस और नो। कोवेलेंट कैरेक्टर एक आयोनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, यही पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर हम कैसे जज करते हैं, अगर दो एनायन और कैटायन है, तो उस कैटायन क्या करता है, कैटायन पोलराइजिंग पावर रखता है, क्या रखता है, पोलराइजिंग करने की पावर रखता है। वेरस एनायन क्या रखता है, एनायन खुद पोलराइजेशन करता है, खुद पोलराइज हो रहा है ना, तो उसका पोलराइजेशन पावर देखते हैं। और ये किन चीज़ों पे डिपेंड होता है, मैंने कहा था, कैटायन के साइज़ पे, कैटायन के चार्ज पे, कैटायन PNGC यानी कि सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कौन कौन है यहाँ पे, कौन आगे आया, यानी कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, और एक है जिंक, कैडमियम और मरकुरी, ये भी है। तो कैटायंस में क्या क्या याद रखना है आपको, किसका ज़्यादा है, सीडो वाले में जो PNGC किसका ज़्यादा है, PNGC किसका ज़्यादा है, सीडो नोबल गैस, कौन आगे आया, और जिंक, कैडमियम और मरकुरी। कॉपर कौन से स्टेट पे होता है, प्लस, और ये +2 तो ऐसे टाइप का कभी भी देखेंगे ना, और कंपैरिजन आया किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, तो आप लोग देखो कंपेयर करो कि किसका कैटायन साइज के अगर कम है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, ये सब आप लोग को जज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एनायन साइज भी ज़्यादा होना चाहिए और एनायन चार्ज भी ज़्यादा होना चाहिए अगर कोवेलेंट कैरेक्टर
ज़्यादा आप लोग को जज करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ सम्स दे देती हूँ आप लोग को, सम्स करेंगे तो शायद प्रैक्टिस हो जाएगा। यही मैंने आप लोग को अभी, यही तो हमने क्या किया था, फजान रूल को मैंने ये किया था, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए स्क्रीनशॉट के लिए इसका कंक्लूजन। तो किस किस चीज़ पे डिपेंड होता है कोवलेंट कैरेक्टर, ये भी लिखा था, कैटायन साइज पे, कैटायन चार्ज पे, कैटायन का क्या सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि किस किस में मैंने निमोनिक दिया था, कौन आगे आया, कॉपर, सिल्वर और इनमें ज़्यादा है, और जिंक, क्योंकि इनका क्या है कॉन्फ़िगरेशन, NH2 मैंने अभी तो बताया था, NH2 NP6 ND10 वाला है। इस टाइप के कंपाउंड्स के सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए इनकी कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरह जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इनमें भी ज़्यादा है। एनायन का ज़्यादा साइज़ हो तब भी PP ज़्यादा होती है और CC ज़्यादा होती है, पोलराइजिंग पावर और कोवेलेंट कैरेक्टर, और एनायन का चार्ज जब ज़्यादा होता है तब भी ऐसे होता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आया तुम लोगों को एग्जाम में, इन विच कंपाउंड कोवेलेंट कैरेक्टर इज़ मोर, तो आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो Na+Cl दिया है, KCl, RbCl दिया है, राइट। तो किसका मोर है, कैसे आप लोग डिस्कस करोगे, तो किसका आप जज कैसे करेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर इज़ मोर। तो मैंने क्या कहा था, कोवेलेंट कैरेक्टर देखने के पहले सबसे पहले क्या देखो, किस, ये देखो कैटायन का साइज़ देख लो, चलो क्योंकि एनायन तो सेम है तो एनायन को भूल जाओ। कैटायन का साइज़ सबसे ज़्यादा किसका साइज़ है, किसका साइज़ है, रुबिडियम का। लेकिन मैंने क्या कहा था, कैटायन का साइज़ जितना छोटा होगा, कैटायन का साइज़ जितना छोटा होगा, कोवेलेंट उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा और देयरफॉर कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। सबसे छोटा साइज़ किसका है, Na+ का ऑब्वियसली, इसीलिए ये NaCl का ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा कंपेयर टू KCl, कंपेयर टू RbCl। उसी तरह BeCl2, MgCl2 और CaCl2 दिया है। यहाँ पे भी देखिए आप लोग, Cl कॉमन है तो उसको भूल जाओ। तो अब सिर्फ मतलब एनायन को डिस्कस करके फ़ायदा नहीं, कैटायन का कंपेयर कर लो। यहाँ पे कैटायन पे सबसे बड़ा कैटायन कौन सा है, कैल्शियम है, तो सबसे छोटा उसका या सबसे कम उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ये सुनो। तो देखो डाउन द ग्रुप बेटा मांगे कार स्कूटर, यानी कि बेरिलियम सबसे छोटा साइज है, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, और जितना छोटा साइज उतना पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, हाउ टू सॉल्व दिस सम। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज nothing but Lewis dot structure. What is Lewis dot structure? So basically this topic I'm going to discuss in the next video. Okay, till then you all have to do all this homework whatever I have given you.